Good morning, everyone. अच्छा, क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को यूजेस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताया था, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अलग अलग फील्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑनलाइन टास्क और ऑफलाइन टास्क को करते हैं, जैसे कि ऐसे वेबसाइट, सॉफ्टवेयर्स या प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी के साथ चलते हैं, मतलब इंटरनेट के साथ चलते हैं, उनको भी बनाने का काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होता है। और वो वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट जो विदाउट इंटरनेट और ऑफलाइन होते हैं, उनको बनाने का भी काम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होता है। ओके, तो आज के क्लास में हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में यहां तक पढ़े थे और प्रीवियस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑनलाइन टास्क को डेवलप नहीं कर पाता, ऑनलाइन कामों को नहीं कर पाता, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या प्रोजेक्ट्स नहीं बना पाता है। बिकॉज उसका रीजन ये है कि उसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन ये है कि जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्ट होते हैं, उनको बनाने के लिए इंटरनेट फीचर्स को यूज किया जाता है एंड उसके लिए सी एन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि सी एन सी प्लस प्लस के अंदर ऑनलाइन कनेक्टिविटी का कोई भी फीचर के ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, जो किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को बना पाए जो ऑनलाइन कनेक्टिविटी से चलता हो। सी प्रोग्रामिंग बहुत ओल्ड सॉफ्टवेयर है और सी प्लस प्लस ओल्ड सॉफ्टवेयर है। जब सी एन सी प्लस प्लस को इन्वेंट किया गया था, तब तक वर्ल्ड में इंटरनेट भी नहीं आया था। ठीक है, तो इसीलिए ही हम सी एन सी प्लस प्लस को यूज करके ऑफलाइन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो ऑफलाइन हो, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से ना चलते हो। ठीक है, ओके, तो ये चीज क्लियर रखना है। ठीक है, एंड दो रीजंस हैं। पहला है इंटरनेट सपोर्ट नहीं करता है सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, दूसरा रीजन है कि सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज डाटाबेस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है। डाटाबेस फीचर मतलब अगर आप लोग एमएस एक्सेस पढ़े होंगे, क्योंकि पहले आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, तो वहां पे डाटाबेस बोल के एक नाम दिया गया होगा, एक बताया गया होगा डाटाबेस बोल के। एमएस एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। जिनको नहीं पता है या फिर अगर डाउट है तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। डाटाबेस का मीनिंग क्या होता है? डाटाबेस का मतलब होता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन जिसको एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाए बाद में यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। जैसे हमारा मोबाइल फोन, हम अपने मोबाइल फोन में म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस स्टोर करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों का नंबर और नाम के साथ में भी हम सेव करके रखते हैं, नंबर और नेम। ठीक है, क्यों रखते हैं नंबर और नेम सेव करके, या म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो क्यों सेव करके रखते हैं? बिकॉज हम उसको बाद में जाके यूज कर पाए। तो उसे एक डाटाबेस बोल सकते हैं हम। डाटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक है,
एंड उस इंफॉर्मेशन को अगर हम बाद में जाके यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटाबेस यूज। ओके, तो समझना ये है कि डाटाबेस का मतलब क्या है। डाटाबेस का मतलब है अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें बाद में यूज करने के लिए, तो उसे डाटाबेस बोला जाता है। ओके, जैसे बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन, जैसे आप यहाँ पे एडमिशन करने आए होगे तो आपको एक इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कराया गया होगा, एक फॉर्म फिलअप आप किए होगे, तो वो भी मैं आपका इंफॉर्मेशन पहले लिया, उसके बाद आप क्लासेस यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसे बोला जाता है डाटाबेस। तो हमारे जितने स्टूडेंट अभी क्लासेस कर रहे हैं सभी के इंफॉर्मेशन या उसको डाटाबेस बोल सकते हैं, सभी के डाटाबेस हमारे पास में है, ठीक है, जिससे हम बाद में जाके उनका आई कार्ड बना पाए, उनका सर्टिफिकेट बना पाए और अलग अलग कामों पे उनको उस चीज को यूज कर पाए, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। ओके, तो सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज इंटरनेट को तो सपोर्ट नहीं करता है, साथ में डाटाबेस को भी सपोर्ट नहीं करता। डाटाबेस को सपोर्ट नहीं करता इसका मतलब सी या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली बहुत दिन तक अपने अंदर रख नहीं सकता है, टेम्परेरी रख सकता है, सिर्फ टेम्परेरी रख सकता है। मतलब अभी मैं जिस चीज को यूज कर रहा हूं उस चीज को सेव करूंगा वो रहेगा, जैसे मैं उसका यूज बंद कर दूंगा, कंप्यूटर ऑफ कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीज जो सेव किया रहूंगा वो चीज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी इंफॉर्मेशन को सेव तो करती है बट बहुत ही लंबे समय तक के लिए नहीं कर पाती है, टेम्परेरी बेसिस पे करती है जब तक आप उसका यूज करते रहते हो। जैसे आप उसका यूज बंद कर दोगे ऑटोमेटिकली उनका इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सपोज मैं 5 स्टूडेंट के नाम, फोन नंबर्स, एड्रेस वो सबको सी प्रोग्रामिंग में स्टोर किया, ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग क्या करेगा, अभी मैं स्टोर किया हूं वो है, जब तक मैं अपना कंप्यूटर पे उस इंफॉर्मेशन के साथ काम कर रहा हूं तब तक वो इंफॉर्मेशन है, 5 स्टूडेंट का नाम सारा डिटेल्स है। जैसा मैं इंफॉर्मेशन पे काम करने बंद कर दिया, सी प्रोग्रामिंग को क्लोज कर दिया, कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सारा इंफॉर्मेशन सी प्रोग्रामिंग से हट जाएगा, 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हट जाएंगे। फिर बाद में आप फिर से कंप्यूटर ऑन करके जब उस इंफॉर्मेशन को खोजोगे तो वो मिलेगा नहीं। मेरे बात समझ में आ गया, पूरा सिंपल वे में बताया हूं मैं। बट जावा, डॉट नेट, पीएचपी, पाइथन ये सब ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो बहुत ही एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, बाद के यूज के लिए डाटाबेस को वो सपोर्ट करता है। ओके, आगे जानेंगे। तो आज का पीडीएफ क्या है देख लेते हैं। देखो आज हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में, ठीक है, ये लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कितने टाइप के लैंग्वेज होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में जानेंगे, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में जानेंगे, ये कंपाइलर इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे सारे नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, आप लोगों को सारे नोट्स में प्रीवियस क्लास में, जैसे कल का नोट है तो आज ही भेज देता हूँ, तो आप लोगों को उसी दिन ही कंप्लीट कर देना है लिख के, ऐसा ना हो कि आपको कॉपी मेंटेन करना है, सभी कोई को कॉपी मेंटेन नहीं करोगे और खत्म, मतलब पूरा अप टू डेट करके नहीं रखोगे, जिस दिन खुलेगा उस दिन हम हेलो चेक करेंगे, ठीक है। ओके, तो सभी स्टूडेंट को, ठीक है, अपना जो भी नोट्स वगैरह दिया जाता है उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है, जिस दिन दिया जा रहा है जितना लिखा जा रहा है उतना लिखोगे, एक एक पेज ही ज्यादा देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक पेज से ज्यादा नहीं देते हैं। ओके, मैं एंड नहीं करूंगा। किसका माइक अनम्यूट है, माइक म्यूट करो, अगर कुछ बोलना है तो क्लास के एंड पे बोलना, नहीं तो हम यहाँ से मुझे नहीं करना नोट। ये कौन है रेडमी बोल के,
देखो तो क्या क्या पढ़ना आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासेस, जिसको भी कुछ डाउट होगा क्लास के एंड पे नोट करके रखोगे, मुझसे क्लास के एंड पे पूछोगे, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। देखो हम लोग का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। ये प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने नोट्स दे दिया था, इसके बारे में बताया नहीं था। तो हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में क्या लिखा है देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में, जिसको डेवलप करने वाले इन्वेंटर का नाम था डेनिस रिचे, एंड इसको AT&T बेल लेबोरेटरी USA के अंदर डेवलप किया गया। ये 4 पॉइंट आपको याद रखनी है। सी प्रोग्रामिंग डेवलप कब हुआ था? 1972 में। किसने डेवलप किया था? डेनिस रिचे ने। और कब डेवलप हुआ और कहां पे डेवलप हुआ था? AT&T बेल लेबोरेटरी USA, वहां पर डेवलप हुआ, ठीक है। एग्जामिनेशन के टाइम पे ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाएंगे। हिरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हिरार्की मतलब क्या होता है? देखो ऊपर वाला जो हिस्ट्री है मैंने बता दिया, ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, ओके। हिरार्की मतलब जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग 1972 में इन्वेंट हुआ था, ठीक है। बट सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्ल्ड में थे, ओके। तो सी प्रोग्रामिंग का जो बोलते हैं ना ओरिजिन, ठीक है, मतलब जो उसका फर्स्ट स्टेज वो कौन सा था? तो सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग तो बाद में आया था, बट सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो था ALGOL, एल्गोल, या जिसको एल्गोरिदम भी बोला जाता है, ओके। तो समझना है सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था क्या? एल्गोरिदम, या जिसको एल्गोल भी लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो एल्गोल या जिसको एल्गोरिदम नॉर्मली बोला जाता है, वो कब डेवलप हुआ था? 1960 में डेवलप हुआ था। 1960 में जब एल्गोरिदम डेवलप हुआ था, एल्गोरिदम के अंदर क्या था? किसी भी चीजों को परफॉर्म करने की कोडिंग वगैरह, छोटे छोटे कोडिंग वगैरह वहां पे एल्गोरिदम में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो ALGOL, एल्गोल से, एल्गोल के बाद उसका जो नया वर्जन आया, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन जो आया, जिसका नाम दिया गया CPL, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नोट करके रखोगे, अगर PDF में नहीं दिया गया है, एल्गोल को क्या लिखोगे? एल्गोरिदम, ठीक है। CPL का क्या होगा? कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। नहीं तो फिर मैं भेज भी दूंगा, कंबाइंड बोल के लिखो, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1963। उसके बाद उसका एक और अपडेटेड वर्जन आया जिसको बोला गया BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1967 में। देन बी लैंग्वेज आया। बी का कोई फुल फॉर्म नहीं है, बहुत सारे लोग इसको बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं, बट बी का कोई ऐसा फुल फॉर्म हर जगह पे दिया हुआ नहीं है, तो हम बी लैंग्वेज ही बोलेंगे। बी लैंग्वेज 1970 में डेवलप हुआ, और बी लैंग्वेज से जो अपडेट हुआ उसके बाद आया सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो 1972 में डेवलप हुआ, एंड 1972 से आज तक हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेबसाइट डेवलपर अगर कोई बनना भी चाहता है तो उसको पहले फर्स्ट स्टेज सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करना होता है। मतलब आज भी सी प्रोग्रामिंग का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर 18% का है। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर सी प्रोग्रामिंग का कितना का है? 18%। मतलब जितने भी 10,000 से भी ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं,
उनमें से 18% जो है वो सी प्रोग्रामिंग का है। मतलब हर कोई जरूर सीखता होगा सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। 10,000 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें से 18% सी प्रोग्रामिंग का मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड अभी जो नए नए सॉफ्टवेयर जैसे जावा है या पाइथन है, उनका मार्केट से, जैसे जावा है, जावा का मार्केट से 33% का है, बिकॉज उस पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। बट जावा पढ़ने से पहले किसी को भी सी प्रोग्रामिंग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया सी प्रोग्रामिंग 1972 में डेवलप हुआ था, ठीक है। आगे जाएंगे तो ये था इसका हिस्ट्री और इसका जनरेशन की सी प्रोग्रामिंग का ओरिजिन और फर्स्ट जनरेशन कौन सा है। तो सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट जनरेशन वो है एल्गोरिदम, ठीक है। आगे जाएंगे। अब यहां से मैं बताने स्टार्ट कर रहा हूं, आज का क्लास का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी को व्हाइट बोर्ड में फोकस करना, ठीक है। देखो हेडिंग देख लो क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज बोल के लिखा है। अभी एक चीज ध्यान देना है कि एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर, इसके बारे में मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, बट आज का टॉपिक भी वही है तो उसको डिस्कस करेंगे। एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच दो ही लैंग्वेज काम करती है। ह्यूमन जो लैंग्वेज समझेगा वो लैंग्वेज, कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझेगा वो लैंग्वेज। मगर मुझे अगर इसके साथ बातचीत करना है तो दो लैंग्वेज, एक मुझे आता है, एक उसे आता है, ठीक है। उसे क्या आता है, मैंने बताया था बाइनरी लैंग्वेज आता है, ठीक है। मुझे क्या आता है, हाई लेवल लैंग्वेज आता है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इंग्लिश को मान लो, हिंदी और उड़िया को नहीं मानना, ठीक है, क्योंकि वो कीबोर्ड के अंदर दिए हुए नहीं, ठीक है। सभी को व्हाइट बोर्ड में फोकस करना। आज पूरा प्रीवियस कॉन्सेप्ट और आज का कॉन्सेप्ट मिलकर क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। ध्यान से समझो, नहीं समझ में आएगा नोट डाउन करके रखना। देखो सभी कोई, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सपोज मैं यहाँ पे फिर से आगे बता रहा हूँ। सपोज ये है कंप्यूटर हमारा, ओके, कंप्यूटर हो गया, ये हो गया हमारा यूजर और प्रोग्रामर, हम, ओके। कंप्यूटर एक है और एक यूजर और प्रोग्रामर है, ठीक है। अब एक यूजर को क्या पता है, हाई लेवल लैंग्वेज पता है, क्या पता है, हाई लेवल लैंग्वेज पता है। एंड कंप्यूटर को क्या पता है, लो लेवल लैंग्वेज, जिसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, वो पता है। तो ये दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है। डायरेक्टली एक यूजर कंप्यूटर के साथ बातचीत नहीं कर पाएगा, कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाएगा जिससे कंप्यूटर के अंदर वो कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को छोड़ के और भी दूसरे लैंग्वेज जानता है, और बाइनरी लैंग्वेज को यूजर को सीखना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो कंप्यूटर बोलता है कि ठीक है, अगर ये यूजर बाइनरी लैंग्वेज नहीं सीख सकता है तो उसको कुछ अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं ऑप्शन में देता हूँ। मतलब इनको अगर इनमें से किसी को भी वो पढ़ लेता है, यूजर पढ़ लेता है,
तो मेरे साथ में बातचीत, मेरे साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, मुझे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, ठीक है। और इसी को ही क्या बोला जाता है, पीएल मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम ये एक टाइप का मीडिएटर लैंग्वेज है जिसको यूजर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में यूजर इस चीज को पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद में इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर के साथ बातचीत करेंगे, इस लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर के साथ बातचीत करेंगे। मतलब यूजर क्या करेगा, अपने इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स करेगा। मतलब मुझे तो इंग्लिश पता है, तो मैं जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपना इंफॉर्मेशन डालूंगा वो इंग्लिश में डालूंगा, साथ में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका कुछ लैंग्वेज को पढ़कर अपने लैंग्वेज के साथ उसको मिक्स करूंगा। मतलब कि सपोज मेरे को कंप्यूटर को बोलना है 1 2 3, कंप्यूटर को क्या बोलना है मुझे 1 2 3, ठीक है। तो मेरा इंफॉर्मेशन क्या है 1 2 3, जस्ट लाइक समझ लो 1 2 3 मेरा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन के साथ मर्ज करना है, मिक्स करना है, उसके बाद कंप्यूटर को देना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंफॉर्मेशन कैसे मिक्स होगा, तो इसका लैंग्वेज है, ये भी एक लैंग्वेज है, तो इसका इंफॉर्मेशन इस तरह मिक्स करेंगे, प्रिंटफ 1 2 3। अब तुम ध्यान से समझो, ये मेरा इंफॉर्मेशन, ये मेरा इंफॉर्मेशन है 1 2 3 ब्रैकेट के अंदर जो है, और यहां से लेके ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन। ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब हम जो समझते हैं, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं खाली 1 2 3 डायरेक्ट इसको दे दूंगा तो ये नहीं समझेगा, अगर मैं इस तरह इसको दूंगा तो ये समझ पाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ठीक है, ओके। थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को और कुछ चीजें बतानी है। तो एक यूजर अपना डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को नहीं देगा, पहले वो अपने इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जोड़ेगा, मिक्स करेगा। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, ओके। तो ये दो लैंग्वेज क्या होगा, मिक्स में, मिक्स हो जाने के बाद में, ठीक है, जब ये दो लैंग्वेजेस मिक्स हो गए आपस में, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर के पास जा पाएगा। बट एक चीज ध्यान दोगे, जब हमारा लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिक्स हुआ और उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर को दूंगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये क्या है, लो लेवल लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज, क्या कंप्यूटर इसको समझ पाएगा डायरेक्टली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ध्यान से समझोगे, हमारा लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिक्स हुआ, अगर इसके बाद भी इसे दे देंगे तो भी अभी भी नहीं समझ पाएगा, अभी भी एरर दिखाएगा। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ध्यान से समझना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, एक टूल होता है। क्या होता है, एक टूल। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक टूल होता है जिस टूल का नाम होता है कंपाइलर। क्या होता है, कंपाइलर। मतलब यूजर अपने इंफॉर्मेशन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स करके डायरेक्ट कंप्यूटर को नहीं देगा। होगा क्या कि यहां से इंफॉर्मेशन यहाँ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी इंफॉर्मेशन को किसको देगा, पहले कंपाइलर को देगा। कंपाइलर का काम क्या है, कंपाइलर का काम है अगर उसको हाई लेवल लैंग्वेज मिलता है तो वो कन्वर्ट करेगा किसमें,
लो लेवल लैंग्वेज में, और अगर उसको लो लेवल लैंग्वेज मिलता है तो कन्वर्ट करेगा किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि अब ये जो इंफॉर्मेशन है जो मैंने दिया है, यहां से वो यहां आएगा और यहां से वो उधर जाएगा, ठीक है। मतलब हमने हाई लेवल इंफॉर्मेशन डाला, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ मिक्स किया, वो कंपाइलर क्या करेगा, उस पूरे लैंग्वेज को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। कंपाइलर काम है कन्वर्शन करना, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद कंप्यूटर को देगा। मेरे बात समझ में आ रहा है? ठीक है, कंपाइलर का ये काम है। तो सपोज मैंने 2 + 3 इनपुट किया, सोच लो एग्जांपल ले लो, 2 + 3, वो कहाँ गया, कंपाइलर के पास गया, यहां से कंपाइलर के पास गया अंदर। कंपाइलर क्या करेगा, 2 को कन्वर्ट करेगा, प्लस को कन्वर्ट करेगा, 3 को कन्वर्ट करेगा। किस फॉर्म पे कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्म पे कन्वर्ट करेगा। 2 को कन्वर्ट कैसे करेगा बाइनरी फॉर्म पे, तो देखो उस दिन बता रहा था मैं, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से 2 को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। इधर आएगा 1, इधर आएगा 0, ऊपर से नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे मतलब 0 पहले लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, ठीक है। इधर 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 0 इधर 1 ना, तो पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 0, ओके। और उसके बाद बच गया कितना, 6, 6 0 लगा देंगे, 3 3 6, ये 2 का बाइनरी फॉर्म निकल गया। प्लस का कैसे निकालते हैं वो बहुत डिफिकल्ट थोड़ा सा रहेगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्लस ही लिखता हूँ। प्लस का भी बाइनरी फॉर्म निकाला जाता है, उसको हेक्साडेसिमल ऑक्टाडेसिमल करके निकाला जाता है, उसको मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, उसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ अभी। 3 का निकालते हैं, प्लस को ऐसे रखने दो, 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, 2/2 बनाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये आ गया, तो 1 1 और कितना 0, 6 0। मेरे बात समझ में आया? तो कंपाइलर क्या किया, जब यहां से इंफॉर्मेशन इसके पास मिला तो 2 + 3 को वो इसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 0 0 0 1 0 + 0 0 0 0 1 1 में कन्वर्ट कर दिया। 2 + 3 का बाइनरी फॉर्म ये है, ठीक है। अब कंपाइलर कन्वर्ट करने के बाद इसी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, किसको देगा, कंप्यूटर को देगा। किसको देगा, कंप्यूटर को देगा। मतलब यही इंफॉर्मेशन जाके कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर इस इंफॉर्मेशन को समझ पाया, समझने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इसका आउटपुट देगा, रिटर्न बैक तो करेगा ना, कुछ आउटपुट तो रिटर्न बैक करेगा ना। हम कैलकुलेटर में जब 2 + 3 लिख के इक्वल टू प्रेस करते हैं तो रिटर्न बैक मेरे को 5 करता है कि नहीं, उसी तरह कंप्यूटर भी रिटर्न बैक करेगा, आउटपुट देगा जो भी उसको इनपुट मिला है। तो आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में वो क्या देगा, आउटपुट में वो देगा, यहां से जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, 0 0 0 0 0 1 0 1। देखो 0 0 0 0 0 1 0 1, इसका क्या मतलब, मतलब ये इंफॉर्मेशन इधर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से उधर जाएगा और वहां से इसके पास जाएगा, यूजर के पास जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये इंफॉर्मेशन दिया, ये इसका मतलब है 5। देखो 5 का निकाल के दिखा रहा हूं, 5 का निकालते हैं, 5 एक ऑड नंबर है, कैरी फॉरवर्ड 1 कर लेना, 1 हो गया हमारा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 लेके करेंगे तो 2 बचेगा, ओके। इधर 0 इधर 2 इधर 1, ओके। ये चीज पढ़ा नहीं सकता हूँ, ये तो पता ही होगा डिवाइड कैसे करते हैं बोल के। तो हो गया 1 0 1, तो लिखेंगे 1 0 1 लिख दिए, उसके बाद 5 डिजिट 0 लगा दें, यही है ना लिखा हुआ, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां से इंफॉर्मेशन फिर से कंपाइलर पास जाएगा, और अभी कंपाइलर को क्या मिला, बाइनरी फॉर्म मिला, तो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज मिला, मतलब ये क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर किसको देगा, यूजर को देगा। तो यूजर को
इस चीज का आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 5 मिलेगा। तो यूजर को 5 दिखेगा उसके मॉनिटर स्क्रीन पे। मेरे बात समझ में आया? तो ये है हाई लेवल से लो लेवल और लो लेवल से हाई लेवल कन्वर्सन। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का भी काम वही है, आगे जाके टॉपिक में दिया है, इंटरप्रेटर के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हर सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, ठीक है। और उनका काम होता है जो भी इंफॉर्मेशन यूजर देगा उस इंफॉर्मेशन को हाई लेवल से कन्वर्ट करके किसमें करना, लो लेवल में करना, मतलब बाइनरी फॉर्म में करना और कंप्यूटर को देना। कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन देगा वो तो लो लेवल में ही देगा क्योंकि उसको तो लो लेवल ही पता है। उस इंफॉर्मेशन को अगेन कन्वर्ट करके हाई लेवल में किसको देना, यूजर को देना। मतलब हाई टू लो और लो टू हाई। ओके, ये जो व्हाइट बोर्ड में जो मैंने बनाया है इसका स्नैप में भेज दूंगा। इस डायग्राम को आप लोगों को अपने अपने कॉपी में लिखना होगा, ठीक है। देखो सभी कोई, तो पीडीएफ में जाते हैं अगेन। तो देखो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में क्या लिखा है, मैं अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था आप लोगों की कि कंप्यूटर और यूजर के बीच में दो लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसको ह्यूमन समझता है, लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जिसको कंप्यूटर या मशीन समझता है। लिख के दिया गया डेफिनेशन, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, देखो क्या लिखा है जानते हैं। ये दोनों ही क्या है, टूल हैं। किसी सॉफ्टवेयर में कंपाइलर होता है, किसी सॉफ्टवेयर में इंटरप्रेटर होते हैं। तो ये दोनों क्या है, टूल हैं, ठीक है, जिनका काम होता है यूजर के इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाना कन्वर्सन करके, और कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन को यूजर के पास पहुंचाना कन्वर्सन करके, ठीक है। क्या लिखा है देखो, द इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर इन हाई लेवल लैंग्वेज बट इट कैनॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज में डायरेक्टली देंगे, कंप्यूटर उस चीज को समझ नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो डायग्राम में भी दिया है, एक यूजर है वो हाई लेवल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट कंपाइलर क्या कर रहा है, उसको ट्रांसलेट कर रहा है लो लेवल लैंग्वेज में। एंड जो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंपाइलर क्या कर रहा है, अगेन ट्रांसलेट कर रहा है किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद यूजर के पास पहुंच रहा है तो यूजर समझ पा रहा है उस चीज, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट हाई लेवल दोगे तो कंप्यूटर नहीं समझ पाए। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, कन्वर्ट्स द लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर इंटरप्रेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में, एंड वाइस वर्सा, और लो लेवल लैंग्वेज को अगेन कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब अपोजिट। वाइस वर्सा मतलब क्या, हाई से लो देन लो से हाई, ठीक है, अपोजिट करना, ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स द लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। ओके, ये जो हो गया। एक लास्ट चीज यहाँ पे दिया है, इट ऑल्सो चेक्स द एरर डन बाय द प्रोग्राम। मतलब अगर एक प्रोग्रामर है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिया था 2+3, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 5 मिला आउटपुट में। अगर मैं इंफॉर्मेशन 2+3 की जगह 2 3+ देता, मतलब लिखने में गलती करता, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन रॉन्ग देता, तो क्या मुझे 5 दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो कंपाइलर क्या करेगा ना, ये जो कंपाइलर है ना यहाँ पे, अगर आपने 2 3+ दिया, यहाँ से कन्वर्सन होकर यहाँ पे आएगा, कंपाइलर यहीं पे इसको रोक देगा, कंपाइलर यहीं पे इंस्ट्रक्शन को रोक देगा और आपको बोलेगा कि इस चीज में एरर है, आप उसको पहले सॉल्व करो, तब जाके यहाँ से कंप्यूटर के पास उस इंफॉर्मेशन को मैं लेके जाऊंगा। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को सॉल्व नहीं करोगे तो यहीं पे आप क्या हो जाओगे, रुक जाओगे, आपका इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के पास पहुंचेगा ही नहीं। तो कंपाइलर का दो काम है, एक तो हाई से लो, लो से हाई करता ही है, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन सही होगा। अगर इंफॉर्मेशन गलत होगा तो कंपाइलर क्या करेगा,
कंपाइलर जैसे उसको इंफॉर्मेशन गलत मिलेगा, कंपाइलर वहीं पे यूजर को बोलेगा नहीं, पहले फर्स्ट यू हैव टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन, देन ऑल्सो आप उसको कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, ओके। तो दो काम कंपाइलर का है। ठीक है, पहला कन्वर्सन करना, दूसरा एरर चेक करना। तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज की क्लास में, ठीक है, डिफरेंस क्या है कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में वो नेक्स्ट क्लास जानेंगे, और कुछ चीजें हैं नेक्स्ट क्लास जानेंगे उसको भी। जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया आज की क्लास में, उस टॉपिक में से आपको अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो। सभी स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में से आपको कुछ डाउट है तो मुझसे पूछिए आज के टॉपिक से रिलेटेड, जितना कुछ पढ़ाया गया है। हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग पढ़ाया, ठीक है, जनरेशन हायरार्की जिसको बोला है तो वो पढ़ाया हूँ। और अगर क्लियर है तो रिस्पॉन्ड करो, क्लियर बोल के सभी कोई टेक्स्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में सभी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करे। 33 स्टूडेंट जितने स्टूडेंट अभी हैं सभी रिस्पॉन्ड कीजिए 1 by 1, क्लियर बोल के रिस्पॉन्ड करे सभी कोई। अगर डाउट नहीं है तो रिस्पॉन्ड करके क्लियर बोले, और अगर डाउट है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है, जो स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना, जो एग्जिस्टिंग ओल्ड स्टूडेंट का यहाँ पे डेट डाल देना इसका। 885 रहेगा इसका। वेट मैं कर रहा हूँ यहाँ से। हाँ, किसको अनम्यूट करके पूछना था, पूछो अभी अनम्यूट करके। सुप्रभा, सॉफ्टवेयर समझा जाए या डिवाइस? किसको बोल रहे हो? कंपाइलर। कंपाइलर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो सर ये टाइम के साथ अपडेट भी होता रहता है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, रिपीट करो। ये टाइम के साथ अपडेट भी होता रहता है? नहीं, वैसा नहीं है। सी प्रोग्रामिंग जो है वो एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर के अंदर एक टूल, मतलब कंपाइलर एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही है, बट एक टूल जैसा वो काम करता है। जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उसको चेक करके कन्वर्सन करता है, ठीक है। और आपका अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसके साथ साथ तो जरूर कंपाइलर भी अपडेट होगा। अभी जैसे MS वर्ड में आप कुछ लिखते हो, ठीक है, कुछ लिखते समय कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो तो रेड लाइन ग्रीन लाइन दिखाता है ना, तो उसके अंदर भी कंपाइलर है जो आपको ये बताता है कि ये चीज में गलती है। उसी तरह सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंपाइलर है, अगर आप कुछ गलत लिखोगे तो वो बताएगा कि यहाँ पे गलती है, ठीक है। हेलो सुप्रभा, धीरे धीरे जब यूज करोगे ना, प्रैक्टिकल जब स्टार्ट होगा, जब यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, और भी अच्छे से। हाँ, राजेंद्र क्या पूछ रहा है? सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द कन्वर्सन ऑफ बाइट कोड। बाइट कोड कन्वर्सन बहुत ही, देखो, इजी वे में मैंने बताया। यहाँ पे आपको ऐसे निकालना है, डिवीजन 2 का निकालो, 2 का निकालोगे, 5 का निकालोगे, ठीक है। 5 एक ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड करोगे। 2 से क्यों डिवाइड करोगे, ये प्रीवियस क्लास में बताया था, क्योंकि बाइनरी कोड जो होता है 1 और 0 होता है, मतलब 2 ही डिजिट होता है, इसलिए 2 से डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करके निकालोगे, ऑड नंबर है तो एक कैरी फॉरवर्ड करके 4 से डिवाइड करोगे, 4 डिवाइड बाय 2 2, फिर 0 करके 2 से डिवाइड करोगे 1, ठीक है। उस तरह जो भी नंबर उसका बाइट कोड वैसे ही निकलता है। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा मेरे को कॉल करो इमीडिएटली, क्लास खत्म होने के बाद, अभी टाइम हो गया है, कॉल करके मेरे से पूछो, ओके। किसी को कुछ डाउट रहेगा मेरे से कॉल करके पूछना मेरे नंबर पे।